आज केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। 1 बजे तक जयपुर लौटने का कार्यक्रम भी है। मुख्यमंत्री पेंडिंग पॉलिसी एक्ट और साथ ही योजनाओं की समीक्षा इस दौरान करते हुए नजर आने वाले हैं। 3 बजे मुख्यमंत्री निवास पर एक अहम बैठक भी बुलाई गई है। रोजगार उत्सव, उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों की भी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। आज दिन भर का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, जरा ये जान लीजिए मुख्यमंत्री का। दरअसल दिल्ली दौरे पर इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। कल दोपहर में वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और आज भी उनकी मुलाकातों का सिलसिला दिल्ली में जारी रहने वाला है। खासतौर पर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात होगी और जो योजनाएं हैं उन पर चर्चा की जाएगी। बजट को लेकर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही 1 बजे बताया जा रहा है कि जयपुर वापस लौट आएंगे मुख्यमंत्री। यहां पर भी ताबड़तोड़ मीटिंग का सिलसिला जारी रहने वाला है। तो दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। 1 बजे जयपुर लौटने का भी कार्यक्रम है, क्योंकि यहां पर भी तमाम मीटिंग्स सीएम को लेनी है। सीएम पेंडिंग पॉलिसी एक्ट और योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। 3 बजे मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें रोजगार उत्सव को लेकर उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों की भी समीक्षा यहां पर होगी कि जिसका शिलान्यास हुआ है, जिसके उद्घाटन हुए हैं, वो काम कहां तक पहुंचे हैं, उसमें क्या कुछ अपडेट्स हैं। रोजगार उत्सव को लेकर सरकार वैसे भी प्रखर रही है और हालांकि विपक्ष इसको लेकर निशाना जरूर साधता रहा है और उसको लेकर कई बार प्रदर्शन भी किया गया है, लेकिन रोजगार उत्सव को लेकर भी ये समीक्षा बैठक की गई है। तो जयपुर से लेकर दिल्ली तक आप देखिए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। काफी व्यस्तता मुख्यमंत्री का है, लेकिन आज जयपुर लौटने के बाद भी उनका शेड्यूल काफी ज्यादा हैक्टिक रहने वाला है। दरअसल सरकार ने तय किया है कि 5 साल के अंदर 4 लाख से ज्यादा रोजगार दिए जाएंगे और ऐसे में हर साल लगभग 1 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसी बीच अब ये रोजगार उत्सव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज इसका उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इसके साथ साथ कई अहम योजनाएं जिसकी समीक्षा की जाएगी, यानी कि ये समझने की कोशिश की जाएगी कि धरातल पर योजना कहां तक पहुंची है और आखिरी छोर तक व्यक्ति को क्या योजना का फायदा मिल पा रहा है या नहीं। क्योंकि समय समय पर जब भी मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक लेते हैं तो अधिकारियों को इस बाबत खास निर्देश देते हुए नजर आते हैं। आज केंद्रीय मंत्रियों से सबसे पहले दिल्ली में मुलाकात मुख्यमंत्री करते हुए नजर आने वाले हैं। चूंकि आपको बताएं कि कल से लगातार ताबड़तोड़ मीटिंग्स दिल्ली में भी हो रही थी और चूंकि फरवरी में बजट, केंद्रीय बजट जो आता है, जाहिर तौर पर उसमें राजस्थान का किस तरह से ख्याल रखा जाए, इसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि जनवरी के आखिरी दिन से ही बजट सत्र की शुरुआत भी हो जाने वाली है। चलिए बढ़ रहे हैं आगे और इससे पहले आपको बता रहे हैं कि मंगलवार को देखिए क्या रहा कार्यक्रम मुख्यमंत्री का। दिल्ली में थे मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के आवास पर यमुना के अतिरिक्त पानी को लेकर राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के सीएम के बीच बातचीत हुई। मीडिया के साथ बातचीत में दोनों मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही डीपीआर का काम शुरू होगा और हरियाणा का अतिरिक्त पानी राजस्थान को मिल जाएगा। सुनिए जरा। यमुना समझौते को लेकर के सारी बातचीतें हुई हैं और डीपीआर बनने का काम अभी प्रारंभ हो जाएगा। उसकी पूरी तरह से कमेटी बनकर डीपीआर के लिए आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से एक दोनों राज्यों के बीच बहुत अच्छा समझौता है और काफ़ी समय से दोनों राज्य यमुना के पानी के लिए जो हमारा शेखावाटी के लिए जो आज हमारा काम सफल हुआ है और उसके लिए डीपीआर की तैयारी हमारी हो रही है और हमारे अधिकारी, केंद्र के अधिकारी, हमारे हरियाणा प्रदेश के अधिकारी और राजस्थान के अधिकारी मिलकर के डीपीआर बनेगा। जो हमारे से एक्सेस पानी है वो राजस्थान लेने के लिए पीछे बैठ कर के सारा बात हुई थी और हमने उसके लिए कहा है कि एक ज्वाइंट टास्क फोर्स वो बन जाएगी। राजस्थान की बन गई, हरियाणा की हम ज्वाइंट टास्क फोर्स बना करके उसकी डीपीआर के लिए जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। जो एक्सेस पानी है, बरसात के समय में पानी एक्स्ट्रा बहा करके चला जाता है, अच्छा है वो राजस्थान के लोगों को मिले। और चलिए बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहे हैं। मंत्रियों को जिला प्रभार की नई जिम्मेदारी दी गई। 41 जिले में 23 प्रभारी मंत्री नियुक्त कर लिए गए हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय ने आदेश जारी किया है। मदन दिलावर को फलौदी और जोधपुर की जिम्मेदारी दी गई है। जोगराम कुमावत को बाड़मेर की जिम्मेदारी दी गई है। दिया कुमारी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अजमेर ब्यावर की जिम्मेदारी दी गई है। प्रेम चंद पैरवा डिप्टी सीएम को भी भीलवाड़ा राजसमंद की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बाबूलाल खराड़ी बांसवाड़ा डूंगरपुर की जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। सुमित गोदारा श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की, संजय शर्मा को जो कि वन मंत्री है, जिनको सीकर की जिम्मेदारी दी गई है। ऊंचाराम निवासी झालावाड़ बारा की जिम्मेदारी, तो वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी को अजमेर ब्यावर की जिम्मेदारी दी गई है। तो आप देखिए कि सरकार के जो मंत्रिमंडल के टॉप लीडर्स हैं
उनको, और जो टॉप सेगमेंट संभालते हैं जिसकी जिम्मेदारी है, उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रभारी मंत्रियों की बड़ी लिस्ट बीजेपी ने तैयार कर दी है और अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं के कंधे पर दी गई है। तो नए जिले खत्म होने के बाद राजस्थान के कई प्रभारी मंत्रियों के जिलों में भी बदलाव कर दिया गया है। केकड़ी जिला खत्म होने के बाद दिया कुमारी को अजमेर के साथ ब्यावर की जिम्मेदारी दी गई है। किरोड़ी लाल मीणा पुराने जिले में ही बरकरार रहेंगे, जबकि डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत कई प्रभारी मंत्रियों का जिला बदल दिया गया है और किसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई है ये अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। तो नई लिस्ट के मुताबिक आपने देखा कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी को अजमेर के साथ ब्यावर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। पहले दिया कुमारी के पास अजमेर के साथ केकड़ी जिले का प्रभार था। वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को भीलवाड़ा और राजसमंद का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि पहले उनके पास चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़ की जिम्मेदारी थी। गजेंद्र सिंह अब बीकानेर और जैसलमेर जिले के प्रभारी होंगे। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के पास सिर्फ एक जिला दौसा का प्रभार है। जोधपुर ग्रामीण जिला खत्म होने के बाद मदन दिलावर के पास अब जोधपुर और फलौदी की जिम्मेदारी है। कन्हैयालाल चौधरी अपने पुराने जिले नागौर और डेडवाना कूचामन में ही बरकरार हैं। इसके अलावा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास भी पुराने जिले का ही प्रभारी बने हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि जिले और संभाग को खत्म करने के विरोध में हम सड़क से लेकर सदन तक ईंट से ईंट बजा देंगे और ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाएंगे। अजमेर पहुंचे गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 9 जिलों को खत्म करने पर कांग्रेस नाराज है। बीजेपी सरकार ने जनविरोधी कार्य किए हैं और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। सुनिए जरा और क्या कुछ कहा है गोविंद सिंह डोटासरा ने। मंत्री जो भाजपा जो बदललाल है, उन्होंने जो अशोक गहलोत की जो जिला इन्होंने जो बनाया अशोक गहलोत जी ने बन के जिले और संभाग जो खत्म किए ये जन विरोधी कार्य किया। ईंट से ईंट बजा देंगे, सड़क और सदन पे इनको मजबूर कर देंगे कि वापस जिले और संभाग वापस खोले। और इधर कुंभ मेले में खालिस्तानियों द्वारा हमले की धमकी पर ऑल इंडिया एंटी टेररिज्म फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा ने रिएक्शन दिया है। जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए बिट्टा ने कहा कि खालिस्तानी पन्नू जैसे लोग हमारे समाज में धब्बा है। उनकी धमकियों का कोई असर हम पर नहीं होने वाला। राम मंदिर के समय भी खालिस्तानियों ने धमकी दी थी, लेकिन वो धमकी ही रही। बिट्टा ने कहा कि सिख भाइयों से कहना चाहता हूं कि पगड़ी में अगर कोई आतंकवादी आ जाए तो हमारी कौम के लिए धब्बा है। एक बार मैं खालिस्तानियों को बात कह देना चाहता हूं, राम जन्मभूमि का जब निर्माण हुआ तब भी पन्नू पाकिस्तान के चाइना के टुकड़ों पे पलने वाले पन्नू ने कहा था हम राम जन्मभूमि भी हमला करेंगे। उसके बाद भी कई बार धमकी दी उसने। अब ये कुंभ का मेला वो है, 110 करोड़ हिंदू समाज की आस्था है, दूसरे धर्म की भी आस्था है। कुंभ का मेला हिंदुस्तान का एक ऐतिहासिक मेला माना जाता है। जैसे हरमंदिर साहब के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई रोज नमस्तक होते हैं, ये कुंभ का मेला कई वर्षों के बाद आता है। अगर पन्नू ने, खालिस्तानियों ने धमकी दी है, कनाडा से, अमेरिका से, यूके से धमकी दी है, तो हिंदुस्तान के मेरे सिख समाज से आवाज नहीं उठी, चुप रहना भी गुनाह है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले में एक बार फिर लॉरेंस गैंग की दहशत देखने को मिल रही है। श्री विजयनगर कस्बे में एक कॉटन व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती की मांग। लॉरेंस गैंग के नाम से आया धमकी भरा फोन। व्यापारी के परिवार को मिली पुलिस सुरक्षा। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर कस्बे में एक के बाद एक लॉरेंस गैंग के जरिए धमकी भरे फोन कॉल करने के मामले सामने आ रहे हैं। 4 जनवरी की शाम जहां एक कपड़ा व्यापारी की पत्नी को धमकी भरा फोन कॉल कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, तो वहीं सोमवार रात कॉटन व्यापारी के बेटे को धमकी भरा फोन कॉल आया जिसमें 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। धमकी करने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में 4 दिनों के भीतर ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से एक और व्यापारी को फिरौती के लिए धमकी भरा कॉल आया है।
ताज़ा मामला श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक कॉटन व्यापारी के पुत्र को बीती रात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से कॉल आया और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। साथ ही 5 करोड़ रुपए की फिरौती ना देने पर जान माल के नुकसान को लेकर भी धमकाया गया है। धमकी भरा फोन कॉल आने के बाद व्यापारी ने स्थानीय पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस के उच्च अधिकारियों तक मामला पहुंचा, जिसके बाद व्यापारी की सुरक्षा के लिहाज से एक गनमैन उपलब्ध कराया गया। साथ ही पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। कपड़ा व्यापारी को धमकी देने का मामला हो या फिर कॉटन व्यापारी से 5 करोड़ रुपए की फिरौती का केस हो, पुलिस ने दोनों ही मामलों की जांच तेज कर दी है और जल्द ही मामले में खुलासा हो सकता है। फिलहाल श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर क्षेत्र में जिस तरह से बीती रात कॉटन व्यापारी के पुत्र को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नाम से 5 करोड़ रुपए की धमकी भरा फोन आए जाने के बाद में विजयनगर पुलिस के द्वारा व्यापारी को एक गनमैन उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही साथ मामला दर्ज करते हुए मामले की पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और चलिए राजधानी जयपुर से बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चले, एसएमएस स्टेडियम में होगा राजस्थान युवा महोत्सव 8 से 12 जनवरी यानी कि 5 दिवसीय ये युवा महोत्सव आयोजित होने वाला है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार थीम पर ये महोत्सव आयोजित होगा, आधारित होगा। 50,000 रुपए तक की राशि से प्रतिभागी सम्मानित होंगे। यूथ आइकॉन अवार्ड के विजेता 1 लाख रुपए की राशि से सम्मानित होंगे। तो राजस्थान में आपको बताएं कि युवा महोत्सव की शुरुआत एसएमएस स्टेडियम में होने वाली है। 8 से 12 जनवरी यानी कि आज से इसकी शुरुआत हो रही है और 5 दिन तक 12 जनवरी तक युवा महोत्सव का आयोजन होने वाला है। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन होने वाला और इस संबंध में तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद युवा मामले के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मानसिंह स्टेडियम में पहुंचे थे और उस दरमियान उन्होंने कहा कि विज्ञान हो या प्रौद्योगिकी या नवाचार थीम पर आधारित ये युवा महोत्सव के अंतर्गत ही सभी जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या खेल प्रतियोगिताएं होती हैं यानी कंपटीशन, वो आयोजित की जाएंगी। रेप के 2 मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए साफ ये कह दिया कि ये जमानत 86 साल के आसाराम की ज्यादा उम्र और खराब सेहत के आधार पर दी गई है। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत। 31 मार्च तक सशर्त मिली अंतरिम जमानत। सूरत रेप केस में मिली थी उम्र कैद की सजा। रेप के 2 मामलों में करीब 11 साल से जेल में बंद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, लेकिन वो कब तक जेल से बाहर आएगा ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सूरत रेप केस मामले में मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। 31 मार्च 2023 को कोर्ट ने सूरत रेप मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। रेप का यह केस गांधीनगर के पास आसाराम के आश्रम में रहने वाली महिला ने दर्ज करवाया था। आसाराम फिलहाल जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए साफ कहा है कि यह जमानत 86 साल के आसाराम की ज्यादा उम्र और खराब सेहत के आधार पर दी गई है। इस दौरान वो अपना इलाज करवा सकते हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संत आसाराम, जो कि जोधपुर केंद्रीय कारागृह में फिलहाल आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को मानवीय आधारों पर अंतरिम जमानत प्रदान की है। इस जमानत की अवधि का उपयोग वे अपनी चिकित्सा प्रक्रिया के लिए 31 मार्च तक कर सकेंगे। कोर्ट ने अंतरिम जमानत कुछ शर्तों के आधार पर दी है, जिसके तहत जेल से रिहाई के बाद आसाराम रिहाई के दौरान अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इलाज के दौरान 3 पुलिसकर्मी उनके साथ रहेंगे। ये पुलिस अधिकारी इलाज में दखल नहीं देंगे। कोर्ट में वकील ने आसाराम के 2 बार दिल का दौरा पड़ने और जेल में सही इलाज ना मिलने की बात कही, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही आसाराम को जमानत दे दी हो, लेकिन उनका जेल से बाहर आने पर अब भी संशय है। साल 2013 में नाबालिग रेप के मामले में आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर आश्रम से गिरफ्तार किया था।
जोधपुर आश्रम में नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को अप्रैल 2018 में दोषी ठहराया गया और अदालत ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यानी सिर्फ सूरत केस में आसाराम को जमानत मिली है। जोधपुर रेप केस में जमानत के लिए उसे जोधपुर कोर्ट जाना पड़ेगा। जानकारों की माने तो अगले 1 या 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए जोधपुर हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की जाएगी। आसाराम पिछले 5 महीने में 3 बार पैरोल पर बाहर आ चुका है। हाल ही में वो 17 दिनों की 5 पैरोल खत्म कर जोधपुर जेल वापस लौटा था। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद भी आसाराम की जेल से रिहाई कब तक होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा से इस वक्त बड़ी खबर आपको बताते चले। चाइनीज मांझे की चपेट में एक युवक आया है। मांझे से उलझकर उसकी नाक और आंख पर गंभीर चोट आए हैं। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से कोटा में चाइनीज मांझा बिक रहा है और देखिए यहां पर एक हादसा भी इस वजह से हो गया। चपेट में आया युवक मांझे से उलझकर नाक और आंख पर गंभीर चोटें आई हैं। उसका इलाज चल रहा है। अब जाहिर तौर पर चूंकि इस पर पहले ही बैन लग चुका है, लेकिन बावजूद उसके अगर चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है तो कई सवाल खड़े करता है प्रशासन पर, पुलिस पर। कोटा में एक और युवक चाइनीज मांझे की चपेट में आया जिससे उसको गंभीर चोटें आई हैं। और अब बात सर्द मौसम की कर देते हैं और बड़ी अपडेट आपको मौसम से जुड़ी बताते हैं कि विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक प्रदेश के 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, दौसा, भरतपुर, अलवर में कोल्ड डे रहने के अलर्ट भी है। इन्हीं जिलों में येलो अलर्ट भी है और साथ ही कोल्ड डे यानी कि घना कोहरा तो छाया रहेगा लेकिन ठंडी हवाएं भी चलेंगी। इसका मतलब ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। कल भी आपने देखा कि राजस्थान के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। उसके पहले आपने देखा था कि 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। तो अभी भी शीत का कहर लगातार जारी है और इस वजह से मौसम लगातार परिवर्तित हो रहा है। कभी घना कोहरा तो कभी कोल्ड डे, कभी बारिश, कभी बूंदाबांदी, कभी ओले। लगातार ठंड बढ़ती चली जा रही है हर रोज, जिस वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी उठानी पड़ रही है। लोगों की दिनचर्या भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। घना कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम रहती है। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। लगातार ठंड बढ़ने के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिन में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही 11 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। राजधानी जयपुर में आज सुबह तेज ठंड का एहसास भी हुआ और कई इलाकों में कोहरा भी देखने को मिला। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। 5 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट। 10 से 12 जनवरी तक बारिश की संभावना। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने जिस तरह का अनुमान लगाया वो सही साबित हो रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में घना कोहरा छाया दिखा, जिसके चलते तापमान में गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना जताई है। 5 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर शामिल है। इसके अलावा बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में आने वाले 3 दिन तक घना कोहरा रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो 3 से 4 दिन बाद प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते 10 से 12 जनवरी तक जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में एक बार फिर से शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे के साथ साथ ठंड दिन भी चल रहे हैं और वहीं पर मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में कोल्ड दिन यानी कि ठंडे दिन रहने का अनुमान भी, संभावनाएं भी जताई गई। साथ में कहा गया कि आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला गया, जिसकी वजह से 10 से 12 जनवरी के बीच जयपुर,
भरतपुर और बीकानेर संभागों के कुछ हिस्सों में बारिश यानी कि मावट भी देखने को मिलेगी। मैं दिखा रहा हूँ जयपुर का हाल, जहाँ पर जनपद पे आप देख सकते हैं कि कोहरे की वजह से धुंध भी अभी सड़कों पर छाई हुई है, जिसकी वजह से कई वाहन चालक अभी भी गाड़ियों में लाइट या ब्लिंकर ऑन करके इस वक्त चल रहे हैं। ये जनपद का हाल है, जहाँ देख सकते हैं कि सामने की तरफ विधानसभा का जो भवन है वो भी अभी घने कोहरे की वजह से धुंध में नजर कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहा है। उसकी वजह से ठंड जो है काफी बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड का असर गोगुंदा में सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। यहाँ पारा जमाव बिंदु तक पहुँच चुका है। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ जमी नजर आई, जिस पर लोग शहर का नाम उकेरते दिखे। टेम्परेचर जो है जमाव बिंदु पे रहा है। सुबह देखा तो गाड़ी के ऊपर बर्फ जमी हुई है और बर्फ को अगर इकट्ठा कर दिया। अब कुछ बर्फ से मैंने लड्डू भी बनाया है और गांव के आसपास जो घास होती है उसके ऊपर भी बर्फ जमी हुई है। माउंट आबू में भी पारा माइनस में पहुंच गया है, जिसके चलते होटलों की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर बर्फ की चादर जमी हुई नजर आई। पर्यटक यहां मौसम का लुत्फ उठाते हुए देखे जा रहे हैं। बहुत ठंड है यहाँ पे मतलब शौक है देखिए कि यहाँ पे भी गाड़ियों पे बर्फ जम जाती है। मतलब राजस्थान में भी बर्फ जमना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। और फिर सुबह सुबह उठ के गरम गरम कुल्हड़ की चाय मिल रही है, वो बहुत अच्छा लग रहा है हमें आके। बहुत आनंद है यहाँ पे आके, वो स्पेशली यहाँ की चाय तो और भी बढ़िया। इस ठंडे मौसम में जो चाय मिली है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा है मौसम। मौसम माउंट आबू का, हम जैसे नाथद्वारा से आए वहाँ पे गर्मी थी, माउंट आबू में आके थोड़ा ठंड का एहसास हुआ कि ठंड है। मगर जिस तरफ से यहाँ पे देखा कि गाड़ियों पे भी बर्फ जमती है तो एहसास हुआ कि अपन के राजस्थान क्षेत्र में भी बर्फ मिल जाती है। श्री गंगानगर की बात करें तो यहाँ मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। लोग ठंड से बचने के लिए चाय की चुस्की के अलावा अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर लोगों को अलाव का सहारा लेते देखे। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर वासियों को पिछले 2 दिनों से घने कोहरे से तो राहत मिली ही मिली है, साथ ही साथ दिन और रात के तापमान में हुई मामूली बढ़ोतरी से भी आंशिक राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बावजूद इसके श्री गंगानगर में सर्दी के तेवर अपनी जगह बरकरार हैं और अभी इस समय हम श्री गंगानगर के अंबेडकर चौक पर मौजूद हैं और लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव और तंदूर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपने आप को गर्म रख सकें। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि सर्दी के मौसम फिलहाल गंगानगर में कैसे हैं। करण भाई, कैसे मौसम है इस समय गंगानगर में? बहुत बढ़िया है सर। तो मौसम ये है कि सर कोहरा तो है नहीं जो पिछले 2 दिनों से बहुत पड़ रहा है, पर इस टाइम क्या है कि थोड़ी है ना हवा वाली ठंड है, नमी वाली ठंड है, तो उसके कारण क्या है ज्यादा हवा चल रही है और ठंड ज्यादा लग रही है। कोहरे में इतनी ठंड नहीं लगती, इसमें ज्यादा लग रही है। इसमें ज्यादा लग रही है। कड़ाके की ठंड के बीच जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। 5 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और आने वाले दिनों में बारिश की संभावना भी बनी हुई है, जिसके चलते तापमान में और गिरावट दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजसमंद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सर्दी को देखते हुए कलेक्टर ने अवकाश के आदेश दे दिए हैं। मासूमों को 3 दिन और अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। आज से 10 जनवरी तक 3 दिन तक स्कूलों में छुट्टी हो गई है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की छुट्टी रहेगी। बच्चे अवकाश पर रहेंगे। शिक्षक स्कूल में ही यथावत कार्य करेंगे, यानी कि शिक्षकों को स्कूल जाना है, सिर्फ बच्चों की छुट्टी होगी। 10 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। कलेक्टर्स ने ठंड को देखते हुए ये बच्चों की छुट्टियां बढ़ाई। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ गई हैं।